स्मार्ट लर्नर्स जोन। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा CBSE 10 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका पार्ट 2। और जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए, तो आपको वो बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करता हूँ। तो the method of representing a chemical reaction with the help of symbol and formula of a substance involved in it is known as a chemical equation। तो देखो, आप सबको पता है कि जो आपका कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसको सिंबल और फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, ठीक है, एक्सप्रेस करना, उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे जिंक मेटल है ना। जब जिंक मेटल रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, है ना, तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ये जो रिएक्शन है इसको वर्ड में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। बीच में एक एरो रहेगा, एरो के लेफ्ट साइड में जो रहेगा रिएक्ट होने वाली चीजें, और एरो के राइट साइड में रहेगा प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, इसी को अगर हम लोग जब फॉर्मूला वगैरह सबको हम लोग बैठा देंगे, जैसे जिंक का, सल्फ्यूरिक एसिड का, है ना, जिंक सल्फेट का, हाइड्रोजन का, ये जितने फॉर्मूलेज हैं इनको हम लोग जब बैठा देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये दिस इज द इक्वेशन, Zn प्लस H2SO4, है ना, एरो ZnSO4 प्लस H2। तो इस तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो आपको यहाँ पे बताऊंगा कि बैलेंस रिएक्शन और अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में क्या फर्क है। तो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होता है, ठीक है, बिटवीन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स आप लोग समझ चुके होंगे मेरा फर्स्ट वीडियो में। तो दूसरे भाषा में ये भी कह सकता हूं कि मैं जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि दोनों तरफ का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, वही वाला, ठीक है, जो थोड़ा देर पहले हमने देखा था। तो ये रिएक्शन ले लिया मैंने, Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। लेफ्ट साइड में जो है ये रिएक्टेंट है, राइट साइड में जो है ये प्रोडक्ट है। तो देखो कि इनके सभी के एटम्स गिनेंगे अभी। तो जिंक देखो, रिएक्टेंट में लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में जिंक कितना है, 2, वो 1 है, राइट साइड में भी 1 है। देखो हाइड्रोजन भी 2 2, सल्फर 1 1, ऑक्सीजन 4, लेफ्ट साइड में भी 4, राइट साइड में भी 4। तो ये जो टेबल है इसको देख के आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो पूरा रिएक्शन है ऊपर वाला, ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली जो है नंबर ऑफ एटम्स जो है अलग अलग एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स जो है बराबर है दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में भी, राइट साइड में भी, रिएक्टेंट में भी, प्रोडक्ट में भी। इसीलिए ये जो है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसीलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो है इनका मास बराबर है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर एटम्स हैं तो मास भी बराबर होगा। ठीक है, बात करते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है, इसमें क्या होता है कि आपको इक्वल नंबर ऑफ एटम्स नहीं मिलेंगे, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होगा। एग्जांपल के साथ देखते हैं, जब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा पानी के साथ तो वाटर बनता है। तो ये वाला रिएक्शन हमने ले लिया, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, है ना। तो इसका बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे आप देखिए, और ये लेफ्ट साइड में देखिए हाइड्रोजन 2, राइट साइड में भी हाइड्रोजन 2, ओके, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में 1। दैट मीन्स प्रोडक्ट में 1 ऑक्सीजन कम है। तो ये 1 ऑक्सीजन कहाँ चला गया, क्या हम इसको लॉस मान लें, है ना। तो ऐसा टाइप का रिएक्शन जो है वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि इसका जो मास है वो बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि 1 ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो गया है ना, लेकिन ये तो हो नहीं सकता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मैटर जो है वो कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन में मैटर जो है वो क्रिएट भी नहीं होगा और वो डिस्ट्रॉय भी कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन गायब हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको हमें बैलेंस करना जरूरी है। तो अब हम सीखेंगे कि बैलेंस कैसे करना है। ओके, तो जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ के एटम्स को इक्वल बनाते हैं, इसको हम लोग बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कहते हैं, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे एक इक्वेशन है, ठीक है, ये हमने ले लिया, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो यहाँ पे अभी अभी हमने जो देखा था वो जो ऑक्सीजन एक कम था,
पहले वाले स्लाइड में। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे अभी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो अभी हम लोग को यहाँ दिख रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स जो है लेफ्ट जो आपका देख रहे हो राइट साइड में प्रोडक्ट में कम है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन में एक 2 बैठा देंगे। हम लोग ना यहाँ पे एक काम करना है आपको कि कभी भी आपको पीछे आप कोई भी नंबर नहीं बैठा सकते हो। जब भी आप बैलेंस करोगे तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में आप नंबर बैठा सकते हो, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग अगर काट दें, ठीक है, और इसका जगह अभी देखो क्यों काट दिया मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 बैठाया है, ठीक है, H2O के आगे 2 बैठाया। तो अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 4 हो गया है और ऑक्सीजन 2 हो गया, और हमने कहाँ बैठाया, राइट साइड में बैठाया, इसलिए सिर्फ राइट साइड में चेंजेस होगा, इसलिए मैं राइट साइड में गिन रहा हूँ और चेंज कर रहा हूँ। हाइड्रोजन अब 4 हो गया, ठीक है। तो अब देखो अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन जो है हाइड्रोजन ये अब अनबैलेंस हो गया। कहाँ, लेफ्ट साइड में, है ना। तो लेफ्ट साइड में फिर मैंने यहाँ क्या कर दिया, एक 2 दे दिया, 2, ठीक है, H2 का आगे 2। अब देखो अब लेफ्ट साइड में, अब राइट साइड में तो मैंने कुछ दिया नहीं है, राइट साइड में कुछ चेंज होगा नहीं, अब लेफ्ट साइड में चेंज होगा, इसलिए क्या करो, लेफ्ट साइड का काउंट करो। अब देखो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन में तो हमने कुछ लगाया नहीं, तो ऑक्सीजन 2 का 2 ही रह गया। अब देखो हाइड्रोजन 4 लेफ्ट में भी राइट में भी, ऑक्सीजन 2 लेफ्ट में भी राइट में भी, दैट मीन्स क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। और भी देखते हैं। तो इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं तो उसके साथ में उसका फिजिकल स्टेट लिख दिया करना, ठीक है। उसका फिजिकल स्टेट लिखा जा सकता है, जैसे कि और दूसरा तरह और भी क्या है कि अगर कोई हीट वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है या रिलीज हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो भी आप इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। और कंडीशन क्या चाहिए, वो रिएक्शन होने के लिए कंडीशन चाहिए होता है ना, इतना डिग्री सेल्सियस, इतना प्रेशर, वो सब भी आपको लिखना चाहिए। तो क्या होगा, इक्वेशन और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये जो एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने देखो CaOH2 साथ में एक एक्वस लिखा हुआ है, एक्वस दैट मीन्स ये सॉल्यूशन फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ देखो CO2 के पीछे साइड में मैंने G लिखा है, G मतलब ये गैसियस स्टेट में है, तो मैंने इसका स्टेट लिखा हुआ है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट S लिखा है, दैट मीन्स सॉलिड है। हाइड्रोजन के सामने L लिखा है, दैट मीन्स ये लिक्विड है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि इक्वेशन ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जा रहा है, ठीक है। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया आपको जस्ट समझाने के लिए कैसे हम लोग स्टेट लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। हीट चेंज अगर देना, जैसे कि देखो 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं हीट के हिसाब से, हीट चेंज के हिसाब से, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है, हीट निकलता है, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद हीट निकलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जब कार्बन बर्न होगा ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है, लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख देंगे, C+O2 गिव्स CO2 प्लस हीट, है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे यहाँ दिखाया, राइट साइड में मैंने हीट लिखा है ना। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि क्या होगा, यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी इवॉल्व हो रहा है। तो मैं हीट लिख सकता हूँ, हीट एनर्जी लिख सकता हूँ, या खाली एनर्जी भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि जब नेचुरल गैस बर्न होता है ऑक्सीजन में, नेचुरल गैस, ठीक है, जब बर्न होता है, नेचुरल गैस मतलब मीथेन, ठीक है, तो क्या होता है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनाता है। तो इसका इक्वेशन नीचे देख लेते हैं। और ये जो बहुत सारा हीट भी प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, तो देखो CH4 + 2O2 एरो, CO2 + 2H2O प्लस हीट एनर्जी। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी मैंने हीट एनर्जी लिखा है, दैट मीन्स इसमें भी ये जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गया है ना। दैट मीन्स और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गया कि हमको यहाँ पे ये भी पता चल रहा है रिएक्शन के साथ साथ कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं ये सारे के सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है, बहुत सारा हीट, ठीक है। आप जैसे केरोसिन जला लो, कोल, वुड, पेट्रोल, है ना, इन सब में हीट प्रोड्यूस होता है। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, आपको पता होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि रेस्पिरेशन कौन सा रिएक्शन है। तो रेस्पिरेशन क्या है, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। क्योंकि क्या होता है रेस्पिरेशन में, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है हमारा बॉडी के सेल में, है ना। उसके बाद क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ साथ में एनर्जी भी बनाता है। तो यहाँ पे भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अभी देखो रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि यहाँ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। वैसे जो हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं या मैग्नीशियम वायर को, ठीक है, उसमें भी हीट प्रोड्यूस होता है और लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है, दैट मीन्स वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और
जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन मतलब एक बड़ा सब्सटेंस डिकम्पोज होकर बहुत छोटा छोटा सब्सटेंस बनता है बहुत सारा। तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जैसे कि एक वेजिटेबल मैटर है, जैसे वेजिटेबल कंपोस्ट में बदल जाता है आफ्टर डिकम्पोजिशन, है ना, तो ये क्या है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है इसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब होता है मतलब इसको हीट चाहिए, ये रिएक्शन होने के लिए हीट चाहिए, ये हीट को खींच लेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन और जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हीट किया जाता है, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर में अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस, तो ये कंबाइंड होकर क्या बन जाता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और इसका रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देखो N2 प्लस O2 प्लस हीट, मैंने देखो लेफ्ट साइड में हीट लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट मीन्स इसका मतलब है कि हीट जो है वो यहाँ पे चाहिए ये रिएक्शन होने के लिए। ठीक है, और क्या बना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ऊपर वाला, ये क्या होता है कि आपका मोटर व्हीकल का जो इंजन है उसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, और ये क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी हम लोग हीट या हीट एनर्जी या कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको एनर्जी चाहिए होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू टेक प्लेस। इसलिए जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल 2 में आते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो ये डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल सब्सटेंस है और ये डिकम्पोज होकर दो सब्सटेंस बन रहा है, लेकिन इसको डिकम्पोज होने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो इसको ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से फोटोसिंथेसिस जो है, जो प्लांट अपना खाना बनाते हैं, ये जो है इसमें भी सनलाइट चाहिए होता है ना, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इसलिए ये भी क्या है, सनलाइट से इनको हीट एनर्जी मिलता है, सनलाइट को ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, इसीलिए ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, पढ़ोगे आप आगे जाके, तब क्या होता है, मतलब वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसको भी क्या होता है कि पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी जरूरत पड़ता है, तो एनर्जी का जरूरत पड़ रहा है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ये, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। थर्ड, कभी भी आपको इंडिकेट करना है कि रिएक्शन किस कंडीशन में हो रहा है, जैसे कि हीट जैसे चाहिए, है ना, तो हीट के लिए हम लोग डेल्टा साइन यूज़ करते हैं एरो के ऊपर। अगर आपको दिखाना है कि यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है तो वो कैटलिस्ट भी आप एरो के ऊपर नीचे लिख सकते हो। या अगर आपको दिखाना है कि कुछ कंडीशन वगैरह, है ना, वो आगे पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर प्रेशर वगैरह, है ना, तो वो सब भी आप एरो के ऊपर नीचे दिखा सकते हो। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। देखो जब पोटेशियम क्लोरेट रिएक्ट होता है, ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है, कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, देखो पोटेशियम क्लोराइड एक सिंगल सब्सटेंस, यहाँ पे ये डिकम्पोज होकर दो सब्सटेंस बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो ये होने के लिए क्या चाहिए हमको, एक कैटलिस्ट का जरूरत है, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, और साथ में हीट भी चाहिए, हीट करना जरूरी है। तो अभी यहाँ पे हीट चाहिए, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, एरो के ऊपर डेल्टा साइन दिखा के हम लोग दिखा सकते हैं, ये डेल्टा साइन का मतलब है हीट। ठीक है, और मैंगनीज ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है हमने वो नीचे लिख दिया, इससे ये पता चलता है कि ये कैटलिस्ट है, इसका जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन आपको दिखाना है, जो मैंने उस टाइम बोल रहा था, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सेकंड वाला एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा। जब मिथानॉल मैन्युफैक्चर हो रहा होता है तो वो मैन्युफैक्चर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमको क्या चाहिए होता है, हमें कम से कम 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेंटेन करके रखना पड़ता है और 300 डिग्री सेल्सियस का जरूरत पड़ता है, और साथ में हमको इसे एक कैटलिस्ट से पास करना पड़ता है जो कि एक मिक्सचर है जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का। तो ये रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए अभी यहाँ पे हमको, यहाँ पे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2, है ना, लिख दिया मैंने रिएक्टेंट, उसका गैसीय स्टेट में वो भी लिख दिया। अब देखो मेन चीज़ है, हम लोग कंडीशन दिखाना है, तो कंडीशन हम लोग कैसे दिखाएंगे, एरो के ऊपर लिख देंगे। देखो 300 ATM प्रेशर का मैंने लिख दिया, है ना, 300 डिग्री सेल्सियस मैंने कितना डिग्री चाहिए वो भी लिख दिया, और
ये जो कैटलिस्ट है ZnO प्लस CrO3 है ना, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, इसका मिक्सचर, ये भी मैंने लिख दिया। तो मैंने क्या किया, इसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना दिया, है ना, लिख के कि ये कंडीशन वगैरह भी लिख दिया। एग्जाम्पल 3 देखो, ग्रीन प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, तो इसका भी हम लोग सनलाइट चाहिए, इसको क्लोरोफिल चाहिए, वो भी हम कैसे लिखेंगे। देखो रिएक्शन तो सबको पता ही है, आपको छोटे से पढ़ रहे हो, सिर्फ मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि ये जो सनलाइट जो है, देखो ये कंडीशन मैंने एरो के ऊपर नीचे लिख दिया, तो क्या हो गया, ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो कुछ सैम्पल प्रॉब्लम अब करेंगे हम लोग, है ना, बैलेंसिंग को लेके। तो पहला क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, देखो मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो मीथेन जो है वो ऑक्सीजन में बॉन्ड हो रहा है ना, तो ये रिएक्शन लिख दिया मैंने CH4 प्लस ऑक्सीजन और एरो देके CO2 प्लस H2O। तो देखो अभी इसका हमको बैलेंस करना है, तो पहले देख लेते हैं कि, देखो मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, आगे 2 3 1 पहले से मैं नहीं लगाऊंगा, जस्ट फॉर्मूला लिख दिया और सिंबल लिख दिया। अब देखूंगा कितना है लेफ्ट साइड में राइट साइड में। लेफ्ट में देखो मैंने देखा कार्बन 1 लिख दिया, लेफ्ट में हाइड्रोजन 4 है वो मैंने लिख दिया, ठीक है, लेफ्ट में ऑक्सीजन 2 है वो मैंने लिख दिया, है ना। यहाँ पे देखो राइट साइड में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है, तो ये सब मैंने लिख लिया, ठीक है। अब देखो, अच्छा इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, देखो अगर ऐसा है ना 2H2, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आगे का जो 2 है वो पीछे का 2 से इंटू हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 माना जाएगा, ठीक है, याद रखना। और अगर ऐसा 2 लगा हुआ है और ये सोचो H2O है, ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ ताकि आपको बाद में किसी को, ज़्यादा लोग को आपको पता होगा लेकिन कुछ होंगे जिसको पता नहीं है। ये 2 आगे लगा हुआ है ना, ये 2 एकदम मैथ की तरह, ये 2 जीरो के लिए भी माना जाएगा, दैट मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पे 2 माना जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 माना जा रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। चलो तो बैलेंस करेंगे इसको। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमको पहले हाइड्रोजन बैलेंस कर देना चाहिए, तो मैंने क्या किया कि देखो लेफ्ट साइड में तो हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो लेफ्ट साइड में हम नहीं छेड़ेंगे, हम क्या करेंगे, राइट साइड में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक 2 लगा देंगे। यहाँ देखो 2 लगा दिया मैंने, ठीक है, 2 मैंने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो काउंट करने पर मैं पा रहा हूँ, देखो मेरे को क्या मिल रहा है। अब मैंने तो लेफ्ट साइड में चेंज किया है, तो कार्बन तो अभी भी एक ही है ना। ऑक्सीजन जो है आपका, देखो यहाँ पे अब ऑक्सीजन चेंज हो गया, कैसे, यहाँ देखो लेफ्ट साइड में देखो 2 ऑक्सीजन हो गया इसके कारण, और इधर पे भी 2 ऑक्सीजन हो गया, 4, तो ऑक्सीजन 4 हो गया, तो मैंने यहाँ काट के 4 लिख दिया, ठीक है। बार बार टेबल नहीं बनाना है, ऐसे करना है, आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। तो मैंने कार्बन गिन लिया, ऑक्सीजन गिन लिया, और हाइड्रोजन कितना हो गया, देखो मैंने अभी भी आपको बताया था, अगर ऐसा रहेगा, है ना, तो ये 2 और ये छोटा 2, ये दोनों इंटू हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा 4। अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है, लेफ्ट में 4 राइट में 4, कार्बन बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है राइट साइड में 4 हो गया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में हम लोग 2 लगा देंगे ऑक्सीजन के आगे। अभी देखो ये 2 इंटू 2 4 हो गया। अब लेफ्ट साइड में भी आप काउंट करना शुरू करो, तो CH4 में तो मैंने कुछ लगाया नहीं, तो कार्बन एक था, एक ही रहेगा, हाइड्रोजन भी 4 है लेफ्ट साइड में। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 इंटू 2 4, ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। देखो तो ये जो फाइनल रिएक्शन जो है CH4 2O2 है ना, दिस इज द फाइनल रिएक्शन जो कि बैलेंस हो गया है, क्योंकि इसका लेफ्ट और राइट साइड में नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सैंपल प्रॉब्लम 2 में क्या लिखा हुआ है, देखो कन्वे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्या है, ऑन एडिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड एंड सोडियम सल्फेट रिमेन इन सॉल्यूशन। तो ये इक्वेशन है, तो हम लोग लिख लेंगे कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला लिख लेंगे। देखो वर्ड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मैंने लिख दिया लेफ्ट साइड में, और एरो देके राइट साइड में मैंने क्या लिख लिया, जो वहाँ पे दिया वहीं से मेरे को मिल रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, और सोडियम सल्फेट रहेगा इक्वेशन में और सॉल्यूशन में। तो इसका मैं फॉर्मूला लिख लूंगा CuSO4 प्लस NOH, है ना, CuOH2 Na2SO4। ओके, ये मैंने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे मैं काउंट करूंगा, तो लेफ्ट साइड में देख रहा हूँ कॉपर 1 है ना, सल्फर 1 है, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 5 है,
ठीक है, देखो ऑक्सीजन कैसे 5 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ पे सोडियम 1 है और हाइड्रोजन 1 है। ओके, लेफ्ट साइड में कॉपर 1 है, सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 6 है। देखो कैसे 6 है, यहाँ देखो यहाँ 4 है, और यहाँ पे ना ये भी मैं बता देता हूँ, ये अगर ऐसा है ना OH में पूरा ब्रैकेट है और पीछे 2 है, ठीक है, तो ये 2 O के लिए भी है और ये H के लिए भी है। दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, तो ऑक्सीजन इसलिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 है ना। देखो इधर पे 2 है और इधर पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है, तो टोटल 6 हो गए। वैसे सोडियम का है 2, हाइड्रोजन 2, ठीक है, हाइड्रोजन 2 कैसे, मैं अभी अभी आपको बताया मैंने, ब्रैकेट तो OH के ऊपर है ना, उसके पीछे 2 है, इसलिए 2 O के लिए भी होगा, H के लिए भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिख लिया। आप देखो यहाँ पे अनबैलेंस जो है मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन है, सोडियम है और H है, तो लेफ्ट साइड में ही मैं कम देख रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड में मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं Na है ना और H, ये तीनों में कमी हो रहा है, NaOH यहाँ पे है, तो ये NaOH में मैंने क्या किया, आगे 2 लगा दिया, ठीक है। यहाँ देखो NaOH में कुछ नहीं था, मैंने आगे 2 लगाया। अब मैं काट के देखूंगा कि बैलेंस हुआ कि नहीं। तो देखो कॉपर में तो मैंने कुछ नहीं किया, तो कॉपर एक ही रहेगा, सल्फर एक ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 4 था और यहाँ पे आप 2 लगा दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया तो 2 आगे मैंने बताया था, अगर आगे 2 लगा, आगे कुछ भी नंबर लगेगा तो उससे इनटू हो जाएगा। तो हाइड्रोजन 1 था और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है ना, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, तो टोटल ऑक्सीजन 6 हो गया, ठीक है। अच्छा, सोडियम देखो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब देखो सिर्फ एक 2 लगाने पर NaOH के आगे आपका पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ आयरन के ओर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। आयरन का 2 मेन ओर होता है, एक होता है FeO, FeO को हम लोग कहेंगे आयरन 2 ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे आयरन जो है उसका वैलेंसी 2 होता है, ठीक है, 2 वैलेंसी आयरन का, 2 वैलेंसी वाला आयरन यूज होता है। और कॉमन नेम जो होता है इसका होता है फेरस ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है Fe2O3, इसको हम लोग कहते हैं आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आयरन का वैलेंसी 3 होता है। और कॉमन नेम जो होता है, ठीक है, और कॉमन नेम जो है Fe2O3 का वो है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और इन दोनों को छोड़ के और एक और होता है जो कि आप लोग नहीं जानते हो, इसी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये एक्स्ट्रा स्लाइड रखा है कि एक थर्ड और होता है आयरन का, जिसको हम लोग कहते हैं Fe3O4, ठीक है। Fe3O4 को हम लोग, ये कि एक्चुअली कुछ नहीं है, ये FeO, ये शुरू के जो 2 और थे FeO और Fe2O3, इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर है। और ये इसका नाम हम लोग इसलिए लिखते हैं आयरन 2,3 ऑक्साइड, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में ये चीज़ आने वाला है, ठीक है। और इसका कॉमन नेम भी आप जान लो, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। अगर मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड बोल रहा है दैट मीन्स वो आयरन 2,3 ऑक्साइड है, ठीक है, Fe3O4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। जो सैम्पल प्रॉब्लम में देख लो आप लोग, जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना, एक राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, मतलब उसका स्टेट का सिंबल भी मुझे लिखना है, यहाँ पे बोला हुआ है। देखो, हीटेड आयरन मेटल रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म आयरन 2,3 ऑक्साइड, है ना, यहाँ पे दे भी दिया है Fe3O4 एंड हाइड्रोजन। तो इसको पहले मैं लिख लूंगा। तो आयरन को हम लोग हीट कर रहे हैं इन द स्टीम, तो हीट कर लिया, ठीक है, तो आयरन प्लस स्टीम लिख लिया मैंने, वर्ड इक्वेशन लिख लिया, ठीक है। वर्ड इक्वेशन लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला और वगैरह बैठा दूंगा। तो आयरन का Fe, स्टीम का H2O, है ना, आयरन 2,3 ऑक्साइड का Fe3O4 और हाइड्रोजन का H2। अब क्या हो जाएगा कि देखो आयरन का यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सब गिन लेंगे। तो लेफ्ट साइड में देखो आयरन 1 है ना, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, क्लियरली दिख रहा है। राइट साइड में आप देखो आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है। तो मैंने सब टेबल में मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कहाँ बैलेंस करना ज़रूरी है। तो मैं देख रहा हूँ ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करने का ज़रूरी है और आयरन को, तो पहले आयरन को बैलेंस कर लेते हैं।
तो लेफ्ट साइड में एक ही है, तो मैं क्या करूँगा, Fe का आगे 3 लगा दूंगा। अब क्या हो गया, यहाँ पे आयरन 3 हो गया, तो मैंने फिर यहाँ पे लिख लेना है। देखो बुक में आपको क्या होगा कि 3-4 बार बॉक्स बना रहा है, मैं 3-4 बार बॉक्स बनाने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप इस तरह से करना, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में आयरन 3 है, मैंने H2O में तो कुछ लगाया नहीं था, तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं, तो हाइड्रोजन 2 ही है और ऑक्सीजन 1 ही है। ओके, अभी देखो आयरन बैलेंस हो गया है, अब क्या ऑक्सीजन बैलेंस करना बाकी है, तो मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, तो राइट साइड में तो 4 है ही, लेकिन क्या है कि लेफ्ट साइड में मुझे बैलेंस करना है, इसलिए मुझे लेफ्ट साइड में कुछ करना पड़ेगा। इसलिए लेफ्ट साइड में मैं क्या करूँगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे H2O का आगे 4 लगा दूंगा, यहाँ पे जो H2 है इसके आगे 4 लगा दूंगा, तो मैंने यहाँ 4 लगा दिया, देखो नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो मैंने 4 लगा दिया इधर। अब देखो फिर से काउंट करेंगे, तो आयरन तो 3 है, ठीक है, ओके। तो आयरन का आगे तो मैंने अभी कुछ लगाया नहीं है, तो आयरन 3 ही रहेगा। हाइड्रोजन को तो काउंट करते हैं, देखो हाइड्रोजन अब 8 हो गया है, क्योंकि मैंने बताया था ना अगर ऐसा रहेगा तो 4H2, तो 4 2 8 हो जाएगा, तो आयरन अगर अभी हाइड्रोजन 8 हो गया, ठीक है। और आपका ऑक्सीजन 4 हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन क्या हो गया, हाइड्रोजन अब बैलेंस नहीं है। तो अभी हमको हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में ज़्यादा दिख रहा है और राइट साइड में कम है, तो राइट साइड में मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो राइट साइड में मैंने जो H2 है, तो 2 कितना जाए, 8 हो जाएगा, 4 था, तो मैंने यहाँ 4 लगा दूंगा। तो मैंने इसलिए यहाँ देखो नेक्स्ट इक्वेशन में आप देखो मैंने 4 लगा दिया इधर, ठीक है। तो पहले मैंने क्या लगाया किया था कि आयरन के आगे 3 लगाया, फिर मैंने H2O के आगे 4 लगाया था, अब मैंने H2 के आगे मतलब राइट साइड में 4 लगाया। अब देखो फिर काउंट करेंगे, राइट साइड में मैंने लगाया इसलिए राइट साइड काउंट करूंगा। आयरन 3 है, ओके सही है, आयरन को मैं काटूंगा नहीं इसलिए। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो 4 ही रहने दो ऑक्सीजन को, और हाइड्रोजन 8 हो गया, तो काट दो। नाउ इट इज बैलेंस, देखो 3 3 8 8 4 4, ओके। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सैंपल प्रॉब्लम 4, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड है ना, गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले वाला भी एनसीईआरटी का ही था, तो इसको लिख लूंगा मैं सिंबल में। तो मेरे को वर्ड इक्वेशन तो पहले से दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन का सिंबल लगा दो H2, क्लोरीन का Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला। हाइड्रोजन क्लोराइड कह रहा है मतलब ये गैस है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बोल रहा है, इसलिए HCl गैस। तो मैंने ये लिख लिया, ठीक है, ओके। अब मेरे को बोल रहा है कि इसको बैलेंस करने के लिए, है ना। तो देखो इसमें मैंने टेबल नहीं बनाया, क्यों पता है, ये देख के ही हमारा नजर में आ जा रहा है कि ये कैसे बैलेंस होगा। देखो हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, और यहाँ पे राइट साइड में हाइड्रोजन भी है कि क्लोरीन भी है कि, अगर हम लोग आगे 2 लगा दें, ये रहा, मैंने यहाँ पे लगा दिया है 2, ये रहा, तो ये बैलेंस हो गया। देखो अब लेफ्ट साइड राइट साइड बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ईजी था, नेक्स्ट चलते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस द इक्वेशन। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ओके, तो हाइड्रोजन गैस कंबाइन हो रहा है, तो लिख लेते हैं नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स अमोनिया, है ना। ओके, इसको हम लोग फॉर्मूला और सिंबल में लिख लेंगे, तो हाइड्रोजन H2 प्लस N2 NH3। अब इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे कि कितना हाइड्रोजन है कितना नाइट्रोजन है। तो देख रहे हैं लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन है और 2 नाइट्रोजन है, राइट साइड में देखेंगे तो नाइट्रोजन जो है आपका 1 है और हाइड्रोजन 3 है। तो देखो हमको देख रहा है कि दोनों ही देखने को मिल रहा है, दोनों ही बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि राइट साइड में नाइट्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो राइट साइड में नाइट्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए मैंने क्या किया है, ठीक है, 2 लगा दिया आगे, क्योंकि हम तो पीछे कुछ लगा नहीं सकते। अब जब 2 मैंने आगे लगाया, आप कैलकुलेट करते हैं कि कितना हो रहा है। देखो अभी 2 मैंने जब आगे लगाया तो कैलकुलेट करके देखेंगे राइट साइड में क्या हुआ। तो देखो अब नाइट्रोजन 2 हो गया, राइट, 1 को काट दो और 2 लगा दो, ठीक है। और हाइड्रोजन 6 हो गया, क्योंकि 2 × 3 6 हो जाएगा, मैंने आपको बताया था उस टाइम, है ना। 2NH3 है, तो ये 2N के लिए भी है, ये 2H के लिए भी है, तो 2 × 3 6 हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन 6 हो गया, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया। तो क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो कहाँ पे कम है, लेफ्ट साइड में कम है, तो हमें लेफ्ट साइड में कुछ करना पड़ेगा। इसलिए देखो अभी H2 के आगे हम लोग क्या करें जो 6 हो जाएगा, तो H2 के आगे अगर हम 3 लगाएंगे
तो 6 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ 3 लगा दिया। ठीक है, H2 के आगे मैंने 3 लगा दिया, ये देखो। अब देखो ये जो रिएक्शन है 3H2 प्लस N2 2NH3, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बैलेंस इक्वेशन है, आप यहाँ पे काट के लिख भी सकते हो। देखो 3H2 तो 6 हो गया ना, यहाँ पे आप 6 लिख सकते हो काट के। तो लेफ्ट साइड में राइट साइड में 6 6 और 2 2। ठीक है, कलर गलत चूज हो गया है, रुकिए। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। सिंपल प्रॉब्लम 6, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, है ना। तो सोडियम और वाटर रिएक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे एरो गायब हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। और क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ओके, तो इस इक्वेशन को हम लोग फॉर्मूला और सिंबल में लिख लेंगे। तो फॉर्मूला लिख लिया मैंने Na प्लस H2O, है ना, ये दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन मैंने लिख लिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए NOH और H2। अब हम लोग लिख लेंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो हाइड्रोजन तो लेफ्ट साइड में 2 है, और सोडियम 1 है और ऑक्सीजन 1 है, मैंने लिख लिया यहाँ पे टेबल में। राइट साइड में देख लेंगे, हाइड्रोजन 1 है, एक इधर है और 2 इधर है, टोटल 3 है। लेफ्ट साइड राइट साइड में प्रोडक्ट में 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हो गया। सोडियम 1 है और ऑक्सीजन 1 है, तो लिख लिया मैंने। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन इज नॉट बैलेंस। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, अभी देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है ना। ओके, अभी मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले आपका बैलेंस करने की कोशिश करूंगा हाइड्रोजन को। तो ऐसा मैं क्या करूं कि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ 2 है, इसको मैंने छेड़ के मैं ना यहाँ पे 2 लगा दूंगा, ये देखो। ठीक है, तो मैं लेफ्ट और राइट में एक साथ 2 लगाऊंगा। यहाँ देखो NOH के आगे 2 लगा दिया, ठीक है, NOH के आगे 2 लगा दिया और H2O के आगे 2 लगा दिया। ठीक है, तो NOH के आगे 2 और H2O के आगे 2 लगा दिया। तो इससे क्या हुआ देखो, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैंने क्या किया, जस्ट हाइड्रोजन को 4 बनाने की कोशिश किया, क्योंकि यहाँ पे 2 का लो लगाऊंगा तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 हो गया, राइट। और यहाँ पे अगर मैं 2 लगाऊंगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, इसलिए मैंने एक साथ कर दिया। थोड़ा तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे ना इतनी देर में कि एक स्टेप जंप किया जा सकता है। तो अभी काउंट करता हूँ। देखो लेफ्ट साइड में क्या हुआ, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 4 हो गया, है ना। सोडियम 1 था, 1 ही रहेगा, और ऑक्सीजन 2 हो गया। राइट साइड में क्या हो गया देखो, हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे सोडियम यहाँ पे 2 हो गया क्योंकि 2 आगे लगाया, और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो आप देखो ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, लेकिन नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है, ओह सॉरी सोडियम बैलेंस नहीं है। तो हम सोडियम को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जो ये Na है, Na के आगे 2 लगा देंगे। तो ये देखो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है। अब ये 2 लगा दिया मैंने Na के आगे। अब ये लेफ्ट साइड में भी Na कितना हो गया देखो, अभी मैंने सिर्फ Na के आगे लगाया, H2O के तो आगे कुछ नहीं लगाया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उतना ही रहेगा लेफ्ट साइड में, खाली Na कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया, ठीक है, Na2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सिंपल प्रॉब्लम 7, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैंने लिख लिया वर्ड इक्वेशन, है ना। ये भी एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला लिख लिया, ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिख लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी मैंने फॉर्मूला लिख लिया, सिंबल और फॉर्मूला। अब मेरे को क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सिर्फ ऑक्सीजन का कुछ वो है, मेल नहीं खा रहा है। तो ऑक्सीजन लेफ्ट में 2 है, राइट में 1 है, तो मैं क्या करूँगा, MgO के आगे 2 लगा दूंगा। MgO के आगे जब मैंने 2 लगाया, अब क्या हो गया कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब क्या हो गया, लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम 1 है, राइट साइड में मैग्नीशियम 2 है ना। इसलिए क्या करूँगा, मैं Mg के आगे भी 2 लगा दूंगा। अब ये जो रिएक्शन है, अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है। आप इतना देर तक टेबल बनाए, अब तो आप इसको एक्सपर्टली कर सकोगे बिना टेबल का, ठीक है। नेक्स्ट।